ये बात है 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े एक्टर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट जो अमेरिका जा रहे थे बेहतर जिंदगी के लिए। इस जहाज के कैप्टन स्मिथ, पैसेंजर्स और पब्लिक में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर। ना कि सिर्फ ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है 269 मीटर्स लेंथ में और 50 मीटर्स से भी ऊंचा, बल्कि इसमें जो लग्जरियस यूज किए हैं उस जमाने में इस जहाज की कीमत थी 7.5 मिलियन डॉलर्स, जो आज 400 मिलियन डॉलर्स के लगभग है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड प्लानिंग, 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी। और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी इस्तेमाल किए गए थे। इस जहाज को अनसिंकेबल भी कहा जाता है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर में सिर्फ 4 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक डूब गई, आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। The great ship went down after striking an iceberg. टाइटैनिक जहाज वाली घटना को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। 1912 में अटलांटिक महासागर में हिमशिला से टकराकर टाइटैनिक डूब गया था। One of the most famous shipwrecks of all time. The focus of all those documentaries. लेकिन सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगती है। अटलांटिक ओशन में जिस रूट से टाइटैनिक जा रही थी वहाँ बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे जिसे आइसबर्ग भी कहा जाता है, जो खतरा होता है सभी जहाजों के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल बात नहीं है, क्योंकि जो समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत बर्फ है। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक ने 2 बार रूट बदले आइसबर्ग जो अवॉइड करने के लिए, लेकिन स्पीड को कम नहीं किया। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स मिले थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ इस वार्निंग को अवॉइड करते थे। टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं की। सूरज ढल जाता है और रात होने लग जाती है, तापमान नीचे घटता रहता है। 14 अप्रैल की रात की खास बात ये भी है कि उस रात चांद बाहर नहीं आया, बिना मूनलाइट के कुछ दिख भी नहीं रहा था, विजिबिलिटी भी कम थी। जहाज के फ्रंट ऊपर के साइड में क्रू नेस्ट होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है। यहाँ पर किसी को बिठाया जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है नजर रखने के लिए। जो बंदा इस प्लेटफॉर्म पर बैठता है उसे बहुत हवा और ठंड का सामना करना पड़ता है। रात 11:39 फेडरिक फ्लिट नाम का बंदा इस क्रू नेस्ट पे बैठा था। अचानक सामने देखता है कि बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे के लोग सुन सके। फोन उठाता है और कॉल करता है ऑफिसर्स को, कहता है कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जल्दी मोड़ो। ऑफिसर विलियम्स इंस्ट्रक्शन देते हैं इंजन रूम को कि जल्दी से जल्दी लेफ्ट की डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका होता है। सिर्फ 1 ही मिनट में 11:40 आइसबर्ग को जाकर टकराता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 into 400 फीट था और हाइट में क्रोनेस्ट के बराबर था। आइसबर्ग का टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड पे हुआ था। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग को घिसटता चला गया था और टाइटैनिक को बुरी तरह चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स के बाद कैप्टन स्मिथ और ऑफिसर्स तुरंत पहुंचते हैं, देखते हैं कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है। इम्पैक्ट की वजह से देखा तो उन्हें लगा कि ये जहाज तो डूब जाए और वो शॉक हो गए। उन्हें पहले से लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी भी डूब नहीं सकता। टकराव के करीब 20 मिनट बाद करीब 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो को। जो आसपास जहाज होंगे सिग्नल को पकड़ लेंगे और हमें बचाने आएंगे। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स जो कि लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आता। ठीक 20 मिनट बाद 12:20 आरएमएस कार्पेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो ऑपरेटर से बात करता है, कहता है कि चलो जहाज को मोड़ लेते हैं टाइटैनिक की ओर उन्हें बचाने के लिए। प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही था, जहाज तो पास है लेकिन 107 किलोमीटर दूर है। अगर अपने टॉप स्पीड पर भी चलाकर टाइटैनिक की तरफ जहाज आएगा, टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते हैं हवा में इस उम्मीद में कि
कोई आसपास शिप होगी और हमें बचाने आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए शिप के मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार वुमेन एंड चिल्ड्रन पहले प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बोट्स करने के लिए। ज्यादातर पैसेंजर्स को डर नहीं लग रहा क्योंकि पैसेंजर्स मानते थे ये तो जहाज अनसिंकेबल है, डूब कैसे सकता है। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतरी तो उसमें सिर्फ 28 लोग थे और कैपेसिटी थी 65 लोगों की। आधी लाइफ बोट खाली उतरी थी, लेकिन टाइम के साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स पानी में भरते गए। जहाज अब टिल्ट होना शुरू हो गया था। पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है। पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना भर चुका था जहाज में कि आगे वाला हिस्सा पानी में डूबने लगा। इसी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था पानी के बाहर आ गए। लोग लड़ाई करने लगे लाइफ बोट्स में बैठने के लिए, क्योंकि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे। इस पर अप्रोक्सीमेटली 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 लोगों के करीब थे। रात 2:05 आखिरी लाइफ बोट पानी में उतर गई, लेकिन जहाज में 1500 लोग मौजूद थे। आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गई थी और धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगी। 3 घंटे भी नहीं लगे अनसिंकेबल जहाज को डूबने के लिए। जो जहाज टाइटैनिक को बचाने आ रहा था, टाइटैनिक में मौजूद लोगों को वो जहाज इस लोकेशन पर 3-3:30 बजे पहुंचा था, करीब 1 घंटे लेट। लेकिन जो लाइफ बोट्स में लोग निकल गए थे, करीब 705 लोग वो सही सलामत थे। वो लाइफ बोट्स सक्सेसफुली उन लोगों को बचा लेती है। ये थी टाइटैनिक की कहानी। जो इस बोट को बनाने में दावा किया था व्हाइट स्टार लाइन कि ये बोट अनसिंकेबल है, वो सिर्फ 3 ही दिनों में पूरी की पूरी डूब और बहुत सारी जानें गई।